आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। बिहार की राजनीतिक गतिरोध अंततः सुलझती हुई नज़र आ रही है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से एनडीए में नीतीश कुमार के आने के बाद एक संशय की स्थिति जो पहले से एनडीए के घटक दल थे उनमें आ गई थी, अब ऐसा लगता है कि उसमें पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। एक और खबरें चल रही थी, चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो सकते हैं, महागठबंधन से सीटों के ऑफर की भी बात सामने आई कि 8 से 10 सीट 12 सीट तक देने की बात की जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा को भी संपर्क किया जा रहा है, जीतन राम मांझी को भी संपर्क किया जा रहा है, मुकेश सैनी भी लाइन में खड़े हैं। ऐसे में कल इन सब बातों पर विराम लगता हुआ नजर आया और चीज़ें स्पष्ट होती हुई दिखाई दी। कल जिस प्रकार से चिराग पासवान की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, सीटों को लेकर बात हुई और ये फाइनलाइज हुआ कि चिराग पासवान को 5 सीटें बिहार में दी जा रही है, इस पे मुहर लग गया है। तो बहुत सारी बातों का विराम इस पे लग गया। अगर आप इसके पूर्व में हमारे चैनल पे जाएंगे तो बिहार का हमने एक सीटों का समीकरण दिया है, जिसमें भाजपा 18, जेडीयू 12, चिराग पासवान को 5, जीतन राम मांझी को 1, उपेंद्र कुशवाहा को 2 और आरएलजेपी जो है पशुपति पारस की पार्टी, उसको 1 सीट की बात हमने की थी। और उसमें ये भी बताया था कि अगर मुकेश सहनी आते हैं तो भाजपा अपने कोटे से 1 सीट मुकेश सहनी को देगी। अच्छा, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि लोग कहने को कुछ भी कह लें, सबसे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कोई भी जो सहयोगी किसी दल के साथ गठबंधन कब करता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता है गठबंधन। ये आप अक्सर इंडी अलायंस में आप देखेंगे कि प्री पोल अलायंस हो या पोस्ट पेड अलायंस हो, इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के पास, उनका सिर्फ एक ध्येय है कि आपस में लड़ मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद अगर थोड़ा सा भी दिखता है कि हमारे साथ आने से मोदी को रोक सकते हैं तो वो वापस में एक ही हो जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल देश के हर राज्यों में आप देख सकते हैं। लेकिन चूंकि हम आज बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, और जो सस्पेंस बना हुआ था एनडीए को लेकर, चिराग पासवान को लेकर, हमने पहले भी कहा है कि चिराग पासवान एनडीए के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और इससे भी बड़ी बात ये कि वो एनडीए के नहीं, नरेंद्र मोदी वाले बीजेपी के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, जिसका एग्जाम्पल जब 2023 की मीटिंग वाली आप पिक्चर देखेंगे, जब नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाया था, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा।
तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, उनका आज के डेट में अगर आप देखेंगे कि आपने देखा भी होगा, कई सारे भाजपा नेता जो हैं उनसे मिलने गए, लेकिन बात उनकी हमेशा भाजपा के टॉप लीडर से ही हुई है, चाहे वो जेपी नड्डा हों, चाहे अमित शाह हों, इन्हीं से उनकी लगातार बातें हुई। और यही कारण था कि मीडिया में कोई भी बयान चिराग पासवान का नहीं आ रहा था। भले लोग कितना भी बोल रहे थे, लेकिन यह एक नेचुरल अलायंस और नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी जो है उसको बखूबी चिराग पासवान समझते हैं। और उनकी राजनीति को भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। और उनका जो विज़न है बिहार को लेकर, बिहारियों को लेकर, उसको अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खाता हुआ दिखाई देगा। हमने एक बात और कही थी, सरकार बनने के बाद 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में नहीं हुआ। ये भी कहीं ना कहीं इन सीटों के समीकरण को लेकर ही फंसा हुआ था। जैसे ही कल जब चिराग पासवान बाहर आए, सीटों को लेकर चर्चा हुई, तो मुख्य केंद्र बिंदु चिराग पासवान हो गए। सब लोगों ने कहा चिराग पासवान की मुंह मांगी सीट उन्हें मिल गई। उन्होंने भी कहा कि जो ये मैंने अपनी वो सीटें मांगी है जो मेरी थी, और इसमें कोई गलत भी नहीं है। ये सभी को पता है किस परिस्थिति में पार्टी टूटी थी। उस समय मेजॉरिटी पशुपति पारस के साथ था, इसलिए सांसदों ने उनके साथ होना बेहतर समझा। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से चिराग पासवान ने मेहनत किया, अपने पार्टी को खड़ा किया, अपने आप को स्थापित किया, आज वो समय आ गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, उस समय भाजपा भी चिराग पासवान को साइड कर दी थी, लेकिन जब जब भाजपा को ज़रूरत हुआ वो चिराग पासवान से मदद मांगी, तो हमेशा चिराग पासवान भाजपा के लिए खड़े हुए। ये बहुत बड़ी बात है। आपने उपचुनाव में देखा हुआ है, जबकि लास्ट समय में उन्हें मदद करने के लिए बोला गया था, और उसका नतीजा उपचुनाव में कुढ़नी और गोपालगंज में आपने देखा। और मोकामा जैसी सीट जो अनंत कुमार वहाँ के कद्दावर नेता हैं, उनका एक छत्र राज्य है, वैसी सीट भी एक दिन के कैंपेनिंग से जीत का प्रतिशत कितना कम हो गया था, ये आप सभी को अच्छे से याद होगा। तो जब भाजपा को ये बात समझ में आई कि पार्टी भले 2 गुट में बंट गई है, लेकिन वोट जो है वो चिराग पासवान के पास है। ऐसे ही बीजेपी आंख बंद करके चिराग पासवान को 5 सीटें नहीं दे रही। चिराग पासवान के साथ उनकी विरासत रामविलास पासवान जी की, और जो वोट बैंक है वो सारा वोट बैंक चिराग पासवान के पास है। ऐसे में चिराग पासवान इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और इसी सब को ध्यान में रखकर भाजपा ने उनकी डिमांड को पूरा किया। अब बात आती है कि पशुपति पारस का क्या होगा। तो पशुपति पारस को आप भी देख रहे हैं, मीडिया में खबर चल रही है कि उन्हें सीटें तो कोई भी नहीं दी जा रही है, और अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें समस्तीपुर का ऑफर दिया गया है। लेकिन समस्तीपुर का ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर प्रिंस पासवान या पशुपति पारस वहाँ चुनाव लड़ेंगे तो इनके जीतने की संभावनाएं बहुत कम है।
ऐसे में इनका क्या होगा? तो कहा जा रहा है और हमने कहा भी है कि इन्हें या तो राज्यपाल बनाकर कहीं ना कहीं भाजपा सेट करेगी या राज्यसभा देगी। खबरें ये भी आ रही है कि प्रिंस पासवान को जब बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें मंत्री बनाया जा सकता है। तो अभी तक का मामला यही है, क्योंकि देखिए पशुपति पारस जब एनडीए के साथ थे, केंद्र में मंत्री हैं, तो अचानक से भले कुछ भी हो जाए, अगर कोई ये कहता है कि भाजपा उन्हें डायरेक्ट एकदम साइड कर देगी तो ऐसा होगा नहीं। कहीं ना कहीं अभी नहीं तो चुनाव के बाद उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि उनके साथ जितने भी सांसद गए हुए थे उस समय चिराग पासवान को छोड़कर, उसमें से आपको पता है कुछ लोग वापस भी आए हैं, लेकिन चिराग पासवान का स्टैंड क्लियर है। उसमें से वो किसी को न टिकट देंगे और न ही एनडीए के माध्यम से वो किसी को चुनाव लड़ने देना चाहते हैं। यहाँ पे भी कुछ मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बाकियों का तो कह नहीं सकते हैं आप, लेकिन एक बात दर्शकों आपको भी पता होगा, सूरजभान सिंह जो हैं, उनके भाई चंदन सिंह जो नवादा से चुनाव लड़े थे, उस पर एक संशय है कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो देखिए सूरजभान सिंह के साथ भाजपा का एक अपना सॉफ्ट कॉर्नर है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि उनके परिवार से, चाहे उनकी पत्नी चुनाव लड़े या भाई चुनाव लड़े, वो भाजपा के टिकट पे कहीं ना कहीं भाजपा उनको सेटल करने के मूड में है और ऐसा होता हुआ आपको दिखाई भी देगा। बाकियों का अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। अब बात ये मैं क्यों कह रहा हूं कि चिराग पासवान को सबसे पहले एनडीए के सहयोगी के रूप में भाजपा ने मीडिया के सामने आकर अपना मुख्य सहयोगी बताया, तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि नीतीश कुमार मान गए हैं, जो इंटरचेंजेस सीटों का होना है उसका क्या हुआ, वो होगा नहीं होगा। तो एक बात आप भी अच्छे से समझते हैं, नीतीश कुमार की अभी तक की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार के मुताबिक जब तक चीज़ें नहीं होती तब तक वो मानेंगे ही नहीं। और इसीलिए भले कल चिराग पासवान की सीटें कन्फर्मेशन की गई कि उन्हें इतनी सीटें मिल रही है, लेकिन ये बताता है कि उसके साथ ही साथ बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चा हुई। तो ये सिर्फ चिराग पासवान के लिए नहीं है, इसमें जदयू की भी सीटें तय हो गई, उपेंद्र कुशवाहा की भी सीटें तय हो गई, जीतन राम मांझी की भी सीटें तय हो गई है। मतलब जो सहयोगी ऑलरेडी हैं उनकी सीटें लगभग फाइनल है। और यही कारण है कि इसके साथ साथ बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा शुरू हो गई। आज ही विस्तार होना था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि चूंकि भाजपा के कोटे से जो मंत्री बनने वाले हैं उनमें कुछ आगे पीछे होना है और इसी की वजह से आज ये विस्तार नहीं होगा। तो ऐसे में आगे की रणनीति पे काम किस प्रकार से करने जा रही है, इसका एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि एनडीए के जो सहयोगी हैं वो उन्हीं के साथ रहेंगे, वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं।
और यही कारण है कि जो सीटों का फॉर्मूला है वो लगभग फाइनलाइज हो गया है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को भी 16 सीटें मिलेगी, लेकिन अभी इसमें मुझे संशय है, क्योंकि मैंने जो प्रिडिक्शन किया है नीतीश कुमार को 12 सीटें से ज़्यादा मुझे मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मीडिया में चल रहा है कि नीतीश कुमार 16 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। कारण है इसका, भाजपा की जो विनेबिलिटी है सीटों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा है, और नीतीश कुमार के साथ जो एंटी इनकम्बेंसी लागू हो रही है, अगर इतनी सीटें अगर उनको मिलती है तो ये एनडीए के हित में, भाजपा के हित में सही नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीट हैं, लोकसभा सीट हैं, जहां पर जो पुराने कैंडिडेट जीत कर आए थे उनकी विनेबिलिटी बहुत ही कम है, और चूंकि कुछ सीटों का इंटरचेंजेस होना है, तो ऐसे में इतनी सीटें देकर भाजपा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार को सेट करने के लिए कुछ बिहार से बाहर सीटें दी जा सकती है, क्योंकि जब नीतीश कुमार की वापसी हुई थी तो इन सब बातों पर चर्चा हुई थी कि अभी बिहार में मैक्सिमम सीट पर भाजपा लड़ना चाहती है, और अगर भाजपा लड़ेगी तो उसका जीत का परसेंटेज जो है वो बहुत हाई रहेगा। ऐसे में नीतीश कुमार को यहाँ कुछ सीटें छोड़नी पड़ेगी, और इसके बदले जैसे झारखंड है, एक सीट, यूपी में हो सकता है एक सीट, इस तरह से देकर उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत होगा तो 12 की जगह 14 हो जाए, लेकिन 16 सीटें किसी भी कीमत में मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मुकेश सहनी से भी बातचीत हो रही है, और कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी 3 सीट मांग रहे हैं, तो वो तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक सीट तो भाजपा देने के लिए तैयार ही है। अब 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, इस पे भी मामला फंसा हुआ है। और अभी पूर्व के जितने भी सहयोगी हैं, इन सभी लोगों का लगभग तय हो गया है कि कौन कहाँ से लड़ेगा। लेकिन अभी चूँकि कुछ दलों से बातचीत हो रही है, चूँकि लाइन में पृथ्वी माली हैं, चंद्रवंशी जी की पार्टी है, इधर मुकेश सहनी भी लाइन में खड़ा है। वोट शेयर की बात करें तो वो कहते हैं कि मेरा भी वोट शेयर बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से वो चिराग पासवान से अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, और ये चाहते हैं कि उन्हें जितनी सीटें मिले वो सीटें उन्हें भी मिले। लेकिन वो सीटें कम से कम इस चुनाव में तो चिराग पासवान के बराबर मुकेश सहनी को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। चिराग पासवान ने अपने आप को प्रूव किया है, मुकेश सहनी ने भी उपचुनाव में अपना दम दिखाया है, लेकिन अभी उनकी असल परीक्षा होनी बाकी है। इसलिए उनको जो ऑफ़र किया गया है, एक सीट खगड़िया या मुजफ्फरपुर, इसमें से कोई एक, बाकी जेडीयू की मेरे हिसाब से अभी भी 12 मैक्सिमम 14, भले टीवी चैनलों में उन्हें 16 सीट दिखाई जा रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इससे ज़्यादा सीटें देकर कहीं ना कहीं भाजपा को ही नुकसान होने जा रहा है। ऐसे में एक जो संशय बना हुआ था कि बिहार में क्या होगा,
एनडीए बिखर जाएगा। तो उस पे अभी तो जितने भी सवाल थे उस पे रोक तो लग गया है। अब आगे फाइनल सीट शेयरिंग मुझे लगता है 1-2 दिनों में आपको सामने हो जाएगी। बहुत जल्द मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी सीटें इंटरचेंजेस होने की स्थिति में है और वो सीटें किसके फेवर में जा सकती है और वो क्यों होगा। तो अभी के लिए इतना ही, इजाज़त लेता हूँ आपसे। विश्लेषण अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।